राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की हम क्लास लेंगे प्रभावी हिंदी लेखन के, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लगभग 200 क्वेश्चंस होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक ही वीडियो में हम देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिस भी टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, जैसे भी आ सकते हैं वो सारे टाइप के। शुरू करते हैं। किसी लेख को दोबारा लिखने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? किसी अगर लेख को हम दोबारा लिख रहे हैं तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो वो है त्रुटियों को सुधार कर लेख को बेहतर बनाना, त्रुटियों को सुधार कर लेख को बेहतर बनाने के लिए। पाठक की रुचि और समझ को ध्यान में रखकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? तो पाठक की रुचि और समझ को ध्यान में रखकर किया गया लेखन कहलाता है पाठक उन्मुख लेखन। मतलब कि जिसमें पाठक की रुचि को ध्यान में रख के किया जाता है, तो पाठक से उन्मुख होता है वो लेखन। लेखन में व्याकरण का सबसे बड़ा योगदान किस रूप में होता है? जो लेखन होता है उसमें व्याकरण का सबसे बड़ा योगदान, तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण का यूज किया जाता है। तकनीकी लेखन की सफलता किस बात पर सबसे अधिक निर्भर करती है? तो स्पष्टता और सटीकता पर। ठीक है। तकनीकी लेखन की सफलता किस बात पर सबसे अधिक निर्भर करती है? स्पष्टता और सटीकता पर। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। आत्मकथात्मक लेखन में कौन सा तत्व प्रधान होता है? अब आत्मकथात्मक मतलब खुद से रिलेटेड है, तो ये है तथ्य, तथ्य को लेगा ये। ठीक है, कल्पना को नहीं लेगा, तथ्य को, जो उसके साथ घटना घटित हुई है उसी को लेगा वो। लेखन में संक्षिप्तता क्यों उपयोगी मानी जाती है? जो लेखन होता है उसमें संक्षिप्तता का क्या यूज होता है? तो उसका यूज होता है समय और ध्यान की बचत होती है। ठीक है। लेखन कौशल का मूल्यांकन सबसे सही रूप में कैसे किया जाता है? तो लिखित लेखन कार्य करके। आलोचनात्मक लेखन का आधार मुख्यतः किस पर टिका होता है? तो आलोचनात्मक होता है तो तर्क वितर्क पर टिका होता है। लेखन अभ्यास में फीडबैक क्यों आवश्यक होता है? भैया फीडबैक किसी भी चीज में क्यों आवश्यक होता है? अशुद्धियां पहचानने और सुधारने में। अगर कोई फीडबैक देगा तो हम उसको देखेंगे कि भाई क्या दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, और अशुद्धियां सुधारेंगे। किस गतिविधि का लेखन कौशल विकास से वो सीधा संबंध नहीं माना जाता है? तो ये योग अभ्यास से सीधा संबंध नहीं माना जाता है। फीडबैक क्या होता है कि जैसे आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट में बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है, अगर अच्छी नहीं लगी है तो मैं उसमें सुधार करूंगी। तो ऐसा फीडबैक होता है। अच्छे लेखन में शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए? जो अच्छा लेखन किसे कहेंगे? तो जिसमें शब्द सरल और सटीक दिए गए हो वही अच्छा लेखन होगा, जो समझ में आ रहा है हमें। संवाद लेखन को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? जो संवाद लेखन है उसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है जीवांतता और यथार्थता। लेखन सुधार की प्रक्रिया में कौन सी विधि सहायक नहीं होती? तो कौन सी विधि नहीं होती? परीक्षा देना कोई सहायक विधि नहीं है। रचनात्मक लेखन की मूल शक्ति से कैसे किसे माना जाता है? मूल शक्ति किसे माना जाता है? तो प्रेरणा को माना जाता है। लेखन में दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो विषय को नया अर्थ देने के लिए दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट होता है। ब्लॉग लिखने को किस श्रेणी में रखा जाता है? ब्लॉग, ब्लॉग लिखना, व्लॉग किया जाता है, व्लॉग शूट किया जाता है, वीडियो में होता है, और ब्लॉग लिखा जाता है। तो ये ब्लॉग की बात हो रही है। लेखन को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो व्यक्तिगत और डिजिटल श्रेणी में रखा जाता है, ये डिजिटल होता है। नियमित लेखन अभ्यास का मुख्य परिणाम क्या होता है? क्या रिजल्ट निकलता है उससे? आत्मविश्वास बढ़ता है और सुधार होता है। लेखन में टोन से क्या अभिप्राय है? टोन क्या होती है लेखन में? तो टोन क्या होती है? लेखन का भाव या दृष्टिकोण टोन कहलाता है। किस भाव में लेखन लिखा गया है? खुशी है, दुख है, इमोशन है। किस आयु से लेखन कौशल का विकास प्रारंभ हो जाता है? तो वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। लेखन कौशल बचपन से ही शुरू हो जाता है। रिपोर्ट लेखन में सबसे पहले किस तत्वों पर ध्यान देना चाहिए? अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो सबसे पहले किस तथ्य पर ध्यान देंगे? तो उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। भी किस चीज के लिए हम रिपोर्ट लिख रहे हैं? प्रभावी लेखन की सबसे स्पष्ट पहचान क्या है? जो प्रभावी लेखन है उसकी सबसे स्पष्ट पहचान है सरलता। लेखन कौशल का दीर्घकालीन लाभ क्या होता है? तो उसका दीर्घकालीन लाभ होता है संप्रेषण और करियर विकास। किस प्रकार के लेखन में लेखक स्वयं को अभिव्यक्त करता है? स्वयं को अभिव्यक्त किस प्रकार के लेखन में करता है? तो वो होता है आत्मकथात्मक में, वो खुद के बारे में लिखता है। अनुच्छेद का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो अनुच्छेद का मूल उद्देश्य होता है विचारों को स्पष्ट और क्रमबद्ध करना। लेखन में प्रारूप क्यों आवश्यक माना जाता है? हम लिखते हैं तो उसमें फॉर्मेट का क्या यूज होता है? तो वो है लेखन की संरचना स्पष्ट करने वाला। जैसे कि हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हम फॉर्मेट लिखेंगे, इधर एड्रेस वगैरह लिखेंगे, इधर पूरा लेटर लिख के इधर थैंक यू लिखते हैं।
जिधर भी लिखते हैं, इधर थैंक यू वगैरह लिखते हैं, डेट वगैरह लिखते हैं, तो एक प्रारूप है, वो अच्छा दिखता है इसलिए पढ़ने का मन करता है। या फिर हर रिपोर्ट का एक अलग प्रारूप होता है, स्टोरी का एक अलग प्रारूप होता है, फॉर्मेट। किस तत्व से पाठक लेख से भावनात्मक रूप से जुड़ता है, सॉरी भावनात्मक रूप से, तो पाठक किस तत्व से जुड़ता है, तो वो होता है संवेदना। अगर उसमें संवेदनशील होगा, मतलब संवेदना जैसा कुछ होगा, तो लेखक उसे भावनात्मक रूप से जुड़ेगा। वो सोचेगा भाई कुछ तो है इसमें, इमोशन होने चाहिए। लेखन कौशल को निखारने की सबसे प्रभावी आदत क्या होती है, तो वो पढ़ना और लिखना। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से लिखोगे, मतलब जिस हिसाब से आप पढ़ेंगे उस हिसाब से आप लिखेंगे। प्रभावी लेखन में विचारों की क्या भूमिका भूमिका कैसी होती है, तो स्पष्ट और संगठित होती है। किस कारण संपादन आवश्यक माना जाता है, तो त्रुटियां दूर करने के लिए आवश्यक माना जाता है। लेखन कौशल का मूल उद्देश्य क्या है, तो वो होता है संप्रेषण। किस क्षेत्र में लेखन कौशल की आवश्यकता तुलनात्मक रूप से कम मानी जाती है, तो गणित में तुलनात्मक रूप से कम मानी जाती है। मैथ में इतना लिखना नहीं पड़ता, उसमें नंबर्स वगैरह होते हैं, 2 3 4 3 ये लिखना पड़ता है। किस लेखन विधा में विश्लेषणात्मक सोच अधिक अपेक्षित होती है, तो निबंध में। ठीक है, इसमें आपको विश्लेषणात्मक सोच की आवश्यकता होती है। लेखन को किससे अवश्य बचना चाहिए, तो लेखक को किससे अवश्य बचना चाहिए, पक्षपात से बचना चाहिए। उसे कहीं भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। लेखन में संगति का तात्पर्य क्या होता है, संगति क्या होता है, विचारों का तार्किक प्रवाह संगति कहलाता है। लेखन कौशल विकास में सबसे आवश्यक मूल्य कौन सा है, तो सबसे आवश्यक मूल्य है धैर्य। धैर्य रखो और अच्छे से लिखो। लेखन कौशल से प्राप्त होने वाला ऐसा कौन सा लाभ है जो लंबे समय तक व्यक्ति के साथ बना रहता है, संप्रेषण क्षमता एवं करियर विकास, जो कि लंबे समय तक बना रहता है। ऐसा कौन सा लेखन रूप है जिसमें लेखक अपने जीवन अनुभवों को स्वयं प्रस्तुत करता है, तो आत्मकथात्मक लेखन। अपने बारे में लिखेगा तो आत्मकथात्मक। लेखन में सुधार लाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी तरीका क्या माना जाता है, सबसे अधिक प्रभावी तरीका क्या है, लेखन एवं पुनर्लेखन की प्रक्रिया, मतलब लिखो फिर से लिखो। अकादमिक लेखन को विश्वसनीयता मुख्यतः किस पर आधारित होती है, तो तर्क और प्रमाण पर, कि भाई क्या इसका प्रमाण क्या है, मतलब इसका कोई प्रूफ होना चाहिए, तर्क होने चाहिए। किस दृश्य स्थान या वस्तु का स्पष्ट शब्द चित्र प्रस्तुत करना किस लेखन का उद्देश्य होता है, तो कौन सा लेखन है वो, वर्णनात्मक लेखन, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, दृश्य चित्रण वाला। अच्छा लेखक बनने के लिए कौन सी आदत आवश्यक मानी जाती है, आप में कौन सी आदत होनी चाहिए, तो नियमित पढ़ना आना चाहिए और नियमित लिखना आना चाहिए। ठीक है, नियमित पढ़ेंगे तो अच्छे से नियमित लिखेंगे। लेखन कौशल के विकास में कौन सा गुण सबसे अधिक सहायक होता है, तो धैर्य सबसे अधिक सहायक होता है। अभी क्वेश्चन आया था। लेखन में संपादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, त्रुटियां दूर करना और स्पष्टता लाने में। आई थिंक ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शैली का प्रकार नहीं है, तो भ्रामक। भ्रामक लेखन शैली का प्रकार नहीं है, नहीं है, जो प्रकार नहीं है, भ्रामक नहीं है, मतलब लेखक ना भ्रमित नहीं कर सकता लोगों को। ठीक है, लेखन में भाषिक दक्षता से क्या तात्पर्य है, तो भाषा का सही और उपयुक्त प्रयोग, मतलब भाषा में उसे दक्षता प्राप्त है। प्रभावी लेखन में कौन सा तत्व सबसे अधिक योगदान देता है, तो तार्किक क्रम और स्पष्टता। देखो मोस्टली क्वेश्चन का आंसर है स्पष्टता, जिधर स्पष्टता आ जाए उधर स्पष्टता ही कर देना है, सटीक और स्पष्टता। एक तो सटीक और एक स्पष्टता, लेखन ऐसा ही होना चाहिए, या तो सटीक होना चाहिए और स्पष्टता होना चाहिए और भ्रामक नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सी विधा औपचारिक लेखन में नहीं आती है, तो व्यक्तिगत संदेश अनौपचारिक हो जाता है, वो औपचारिक नहीं होता है, मतलब कि इनफॉर्मल। लेखन में संगति का अर्थ क्या है, तो विचारों का तार्किक प्रवाह, ये भी रिपीट हो गया। लेखन में प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या होता है, जो प्रस्तावना होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है, विषय का संकेत देना, कि भाई जिस विषय पे हम लिख रहे हैं उसका संकेत देना, उसके बारे में कुछ बातें बताना, प्रस्तावना कहलाती है, कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लेखन प्रक्रिया में रीडर प्रोफाइल से क्या अभिप्राय है, भी रीडर प्रोफाइल क्या होती है, पाठक की रुचि, आयु, आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि का विवरण, मतलब कि जो पढ़ रहा है उसके बारे में रीडर प्रोफाइल। लेखन के संदर्भ में ड्राफ्टिंग शब्द का सही अर्थ क्या है, तो ड्राफ्टिंग क्या होती है, तो लेखन को प्रारंभिक रूपरेखा या कच्चा प्रारूप, मतलब कि ये ड्राफ्ट, ऐसा ऐसा करना है अपने को, ऐसा ऐसा बनाना है और फिर ऐसा ऐसा लिखना है, तो ये ड्राफ्ट है एक तरीके का।
अब दूसरा टॉपिक है क्रिएटिव डायमेंशन, मतलब इसी के अंदर एक टॉपिक है क्रिएटिव डायमेंशन। इसमें हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। लेखन में क्रिएटिव डायमेंशन से क्या तात्पर्य है? तो क्रिएटिव डायमेंशन का मतलब होता है कल्पनाशील एवं नवाचारी अभिव्यक्ति क्रिएटिव डायमेंशन कहलाता है। रचनात्मक आयाम का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? यह रचनात्मक आयाम है, इसका मतलब क्या है? रचनात्मक आयाम। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? तो भाव और विचारों की मौलिक प्रस्तुति, मतलब कि भावों की अच्छी तरीके से प्रस्तुति करना। किस प्रकार के लेखन में क्रिएटिव डायमेंशन का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है? तो रचनात्मक लेखन में। ठीक है, रचनात्मक आयाम को विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास सबसे अधिक सहायक होता है? तो नियमित कल्पनात्मक लेखन। क्रिएटिव डायमेंशन को का लेखन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रचनात्मक आयाम का लेखन पर क्या प्रभाव पड़ता है? लेखन अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनता है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा स्टोरी टेलिंग का। उसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं स्टोरी राइटिंग का। स्टोरी टेलिंग का से आगे राइटिंग है, लेखन है। कहानी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई मेन उद्देश्य क्या होता है इसका? तो मनोरंजन के साथ संदेश देना। वो मनोरंजन करते हैं और फिर लास्ट में मोरल होता है, शिक्षा लिखी होती है कि भाई इससे हमें क्या शिक्षा मिली। कहानी में पात्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो घटनाओं को आगे बढ़ाना पात्र का मुख्य कार्य होता है। कहानी की प्रभावशीलता किस तत्व पर सबसे अधिक निर्भर करती है? किस पर? प्लॉट पर, मतलब ट्विस्ट आ जाता है कथानक पर कि इसका प्लॉट क्या है, इसकी स्टोरी क्या है। कहानी लेखन में संघर्ष का क्या महत्व होता है? भाई कहानी लेखन में संघर्ष क्यों जरूरी है? रुचि और जिज्ञासा बनाए रखने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है, संघर्ष की। कहानी का अंत कैसा होना चाहिए? तो कहानी का अंत कैसा होना चाहिए? तार्किक और संतोषजनक, कि भाई संतोष हो जाए उसको, मतलब कि ऐसा हो जाए कि एंड में वो नहीं होता कि विलन मर जाता है, हीरो जीत जाता है हर स्टोरी के अंदर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो संतोषजनक होता है। हम बार बार में उस स्टोरी के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं यार अच्छी एंडिंग हुई है। कहानी लेखन में संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संवाद क्या होता है? पात्रों के स्वभाव को स्पष्ट करना, कि उसका कैसा बिहेव है, तो वो संवाद होता है। कहानी की पृष्ठभूमि से क्या अभिप्राय है? भाई उससे क्या अभिप्राय है? समय और स्थान का निर्धारण, यह है पृष्ठभूमि। सफल कहानी की पहचान किससे होती है? तो रोचकता और प्रवाह से सफल कहानी की पहचान होती है। कहानी लेखन में कल्पना का क्या योगदान है? तो ये क्या है? घटनाओं को रोचक बनाती है कल्पनाएं। कोई कहानी सुनाता है हमें तो हम कल्पना करते हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो वो रोचकता बढ़ाने के लिए। कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त और आकर्षक ऐसा होना चाहिए कि भाई देखते पढ़ने का मन करे, जैसे कि दो बैलों की कहानी। तो ऐसे देखते ही पढ़ने का मन करता है कि भाई दो बैलों की कौन सी कहानी हो सकती है। तो कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए। अब है लेटर राइटिंग। अभी हमने स्टोरी राइटिंग पढ़ी, अब लेटर राइटिंग देखते हैं। पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वही सबका पहले उद्देश्य आएगा, सूचना एवं संदेश संप्रेषण। संप्रेषण यानी फैलाना। औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए? पत्र दो टाइप के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो शिष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए। औपचारिक का मतलब कि ऐसे लेटर जो आप अपने से बड़े को दे रहे हैं या फिर स्टाफ को दे रहे हैं। स्टाफ बोले तो बड़े बड़े लोगों को, लाइक जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, प्रिंसिपल वगैरह, ये सब फॉर्मल लेटर में आते हैं। पत्र लेखन का संबोधन का स्थान कहाँ होता है? तो वो होता है प्रारंभ में। प्रारंभ में हम संबोधन करते हैं, जैसे कि सर। व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का लेखन माना जाता है? तो वो अनौपचारिक पत्र होता है, अभी बताया था मैंने। औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग वर्जित माना जाता है? शिष्ट भाषा का, संक्षिप्तता का, स्पष्ट संदेश या भावनात्मक शब्दावली? तो भावनात्मक शब्दावली हम नहीं दे सकते औपचारिक में। हमें जो बात है वो वैसे की वैसे करनी है। हम ऐसा नहीं कह सकते सर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, क्या मैं स्कूल आ सकता हूँ। पत्र लेखन में विषय क्यों आवश्यक है? सब्जेक्ट की क्या आवश्यकता होती है? पत्र का उद्देश्य स्पष्ट करने हेतु कि भाई मैं किस बारे में पत्र लिख रही हूँ। आवेदन पत्र किस श्रेणी में आता है? कि आवेदन पत्र आप लिख रहे हैं वो किस श्रेणी में आता है? तो वो आता है औपचारिक में। पत्र लेखन में समापन पंक्ति का उद्देश्य क्या होता है? जो लास्ट की समापन पंक्ति है वो क्या उद्देश्य रखती है? पत्र को विनम्रता से समाप्त करना, जैसे कि थैंक यू, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे छुट्टी दे देंगे तो ये विनम्रता। अच्छे पत्र की पहचान क्या है? अच्छे पत्र की पहचान है स्पष्टता और शिष्टता। पत्र लेखन में हस्ताक्षर का क्या महत्व है?
लेखक की पहचान कि भाई मैं ऐसा ऐसा करके हूँ और ये मैंने ये पत्र लिखा है, मैंने अपनी मम्मी से नहीं लिखवाया है। जी हाँ, मैंने अपनी बड़ी दीदी से भी नहीं लिखवाया, ये मैं ही लिख रहा हूँ। हाँ, मतलब लिखवा किसी और से लेते, फिर साइन मार के बोल देते सर लिखा तो मैंने ही था, सिग्नेचर देख रहे हो ना। अब ये है रिपोर्ट राइटिंग। लेटर राइटिंग हो गया, अब रिपोर्ट राइटिंग पे आते हैं। रिपोर्ट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वही पहले उद्देश्य आएगा, तथ्यात्मक जानकारी देना, तथ्य के हिसाब से जानकारी देना। रिपोर्ट की भाषा सामान्यतः कैसी होनी चाहिए, तो सरल और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है। रिपोर्ट लेखन में सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो उद्देश्य पर, कि भाई रिपोर्ट लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है। समाचार रिपोर्ट किस पर आधारित होता है, तो तथ्य और साक्ष्य पर आधारित होता है, मतलब उसका प्रूफ भी होना चाहिए समाचार रिपोर्ट में। रिपोर्ट लेखन में तटस्थता का क्या अर्थ है, तो निष्पक्ष प्रस्तुति तटस्थता का अर्थ होती है। रिपोर्ट का निष्कर्ष किस लिए होता है, तो किस लिए होता है, संक्षेप में परिणाम प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट का निष्कर्ष होता है। रिपोर्ट लेखन में कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं होता, तो कल्पनाशीलता अनिवार्य नहीं होती, भाई ज्यादा कल्पना मत करो, जो जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। शैक्षणिक रिपोर्ट किस क्षेत्र में संबंधित होती है, तो अध्ययन एवं शोध में संबंधित होती है। अच्छी रिपोर्ट की विशेषता क्या है, तो वो क्या है, स्पष्टता और क्रमबद्धता। रिपोर्ट लेखन में शीर्षक का क्या कार्य होता है, विषय का संकेत देना, जैसे सब्जेक्ट का कार्य होता है वही इधर शीर्षक का काम होता है। अब है अपनी फीचर राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग कर ली अपने। और अब करेंगे हम फीचर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग भी हो गई। फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विषय को रोचक और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना फीचर का उद्देश्य है। फीचर लेखन में किस तत्व का विशेष महत्व होता है, तो कल्पना और शैली का। शैली किस हिसाब से लिख रहे हैं, कल्पना क्या कल्पना करके लिख रहे हैं। फीचर लेखन की भाषा सामान्यतः कैसी होनी चाहिए, आकर्षक और प्रभावशाली, प्रभाव पड़ना चाहिए उससे। फीचर और समाचार रिपोर्ट में मुख्य अंतर क्या है, देखो भाई सबसे बड़ा मस्त क्वेश्चन है। तो प्रस्तुति की शैली दोनों की अलग अलग होती है, रिपोर्ट सटीक होती है और जो फीचर होता है वो थोड़ा कल्पनाशील होता है। फीचर लेखन का पाठक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विषय के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ठीक है। अब है उच्चारण अभ्यास, अभी क्वेश्चंस आधे ही हुए हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। आजकल क्या होता है कि आरयू ने ना काफी वो कर दिया है आप पे, आपको पता ही होगा आरयू ने ना हर किसी सब्जेक्ट में बैग देना शुरू कर दिया है। तो आपको अच्छे से वीडियो देख के जानी पड़ेगी, तब जाके आप कहेंगे कि भैया आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आईपीए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आईपीए का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये आईपीए का पूर्ण रूप है। अब ये मत कहना ये तो प्रभावी लेखन है, हिंदी लेखन है, हिंदी लेखन में ये सब कहाँ से आ गया। भैया हिंदी साहित्य नहीं है ये हिंदी लेखन दूसरा सब्जेक्ट है। साइलेंट लेटर्स का वास्तविक प्रभाव क्या होता है, जो साइलेंट लेटर है भाई उनका मीन क्या होता है। स्कूल में अगर वो इस बोल रहा है तो उसका मीन क्या है, तो साइलेंट लेटर का यूज क्या होता है, तो उच्चारण में नहीं आते पर वर्तनी में रहता है, मतलब कोई यूज नहीं है भैया। उच्चारण अभ्यास मुख्य रूप से किस विषय से जुड़ा होता है, तो ध्वनि विज्ञान से जुड़ा रहता है। उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि आ रही है। होमोफोन शब्द से क्या तात्पर्य है, तो उच्चारण समान लेकिन अर्थ व वर्तनी भिन्न। मतलब कि होमोफोन्स का मतलब कि जैसे कि सी और के, सी और के जो सेम उच्चारण समान होता है लेकिन वर्तनी दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है। कभी कभी कट 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 कैसे बोलता है लेकिन सी से भी बोल जाता है। अ, ये जो भी है ध्वनि को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, तो इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। उच्चारण में होने वाली सामान्य त्रुटि को क्या कहा जाता है, तो सामान्य त्रुटि को कहा जाता है मिस प्रोनाउंसिएशन, कि भाई उच्चारण में कुछ त्रुटि हो गई तो मिस प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तुम इसका। न्यूनतम युग्म अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो न्यूनतम युग्म अभ्यास है उनका मुख्य उद्देश्य मिलती जुलती ध्वनियों में अंतर पहचानना। वॉइसिंग का सही अर्थ क्या होता है, तो वॉइसिंग का सही अर्थ है स्वर यंत्र का कंपन वॉइसिंग कहलाता है। उच्चारण सुधार के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है, तो वो है ऑडियो लिंगुअल पद्धति, जिससे हम उच्चारण सुधार सकते हैं। इंटोनेशन से क्या अभिप्राय है, तो उससे अभिप्राय है वाक्य में स्वर का उतार चढ़ाव। कनेक्टेड स्पीच में कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, तो यह है लिंकिंग, एलिजन एंड एसिमिलेशन। डिक्टेशन गतिविधि में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है, डिक्टेशन उच्चारण को ही कहते हैं, तो यह है सुनने की क्षमता।
भाई कोई सुनेगा नहीं तो तुम कितना भी उच्चारित करो यार। वर्ड स्ट्रेस का संबंध किससे होता है? तो ये होता है शब्द में बल से। वर्ड स्ट्रेस गलत उच्चारण की सबसे बड़ी कठिनाई क्या मानी जाती है? तो है ध्वनियों का भेद समझना। आस्क यू स्पीक सो यू राइट अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वर्तनी सुधार एवं श्रवण कौशल विकास, मतलब सुनना भी और लिखना भी, सुनना भी और बोलना भी। आईपीए में कुल कितनी स्वर ध्वनियां मानी जाती है? तो 12 स्वर ध्वनियां मानी जाती है। ध्वनि पहचानने में कौन सी तकनीक सहायक होती है? तो यह है श्रवण अभ्यास। फोनीम किसे कहा जाता है? तो ये भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई है। उच्चारण की त्रुटियों को सुधारने में कौन सी तकनीकी उपयोगी है? तो वो है फीडबैक और दोहराव। टंग ट्विस्टर का अभ्यास क्यों कराया जाता है? भाई टंग ट्विस्टर का यूज आप क्यों करते हैं? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियों वाला सीन है ये। जीवन नियंत्रण और स्पष्ट उच्चारण हेतु टंग ट्विस्टर यूज किए जाते हैं, बोले जाते हैं। सेंटेंस स्ट्रेस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पूरे वाक्य में किया जाता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है शुद्ध ध्वन्यात्मक लेखन हेतु। मिनिमल पेयर नहीं है, इनमें से कौन सा मिनिमल पेयर नहीं है? तो ये नहीं है। सलेबल सलेबल ही है ये। डिवीजन किस में सहायक होता है? तो वो होता है सही उच्चारण और तनाव निर्धारण में सहायक होता है। गलत वर्ड स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका प्रभाव पड़ सकता है अर्थ में भ्रम हो सकता है, कि भाई अर्थ में भ्रम हो सकता है कि बोल क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं। अब है कार्यशाला। कार्यशाला दूसरा टॉपिक है। शिक्षण में कार्यशाला पद्धति का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो यह है सहभागिता द्वारा कौशल विकास। सेमिनार की तुलना में कार्यशाला की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह कार्यशाला अधिक व्यवहारिक होती है। क्या होती है? अधिक व्यवहारिक होती है। एक सफल कार्यशाला की पहचान किससे होती है? एक सफल कार्यशाला होती है उसकी पहचान किससे की जाती है? तो सक्रिय प्रतिभागी सहभागिता से। कार्यशाला में स्वोट विश्लेषण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वो किया जाता है शक्तियों, कमजोरियों और अवसरों व खतरों की पहचान हेतु स्वोट विश्लेषण का यूज किया जाता है। ब्रेन स्ट्रोमिंग तकनीक का प्रयोग कार्यशाला में किस लिए किया जाता है? तो ब्रेन स्ट्रोमिंग तकनीक का यूज किस लिए किया जाता है? नए विचार उत्पन्न करने के लिए ब्रेन स्ट्रोमिंग तकनीक का यूज किया जाता है। कार्यशाला में फीडबैक फॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वही प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना, कि भाई जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है। कार्यशाला के दौरान सबसे उपयुक्त मूल्यांकन विधि कौन सी मानी जाती है? तो वो है व्यवहारिक प्रदर्शन। ठीक है। कार्यशाला मतलब कि प्रतियोगिता टाइप ही होता है। कार्यशाला की योजना बनाते समय सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? तो यह है उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। कार्यशाला में आइस ब्रेकर गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रतिभागियों को सहज व सक्रिय बनाना। कार्यशाला में सहभागिता का सबसे प्रभावी रूप कौन सा है? तो यह है चर्चा, प्रस्तुति व समूह कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशाला में एक्शन प्लान क्यों तैयार किया जाता है? क्यों तैयार किया जाता है भाई? कार्यान्वयन के लिए ठोस रूपरेखा बनाने हेतु एक्शन प्लान तैयार करते हैं। कार्यशाला में रोल प्ले तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह संवाद कौशल व व्यवहारिक समझ बढ़ाना, इसके लिए रोल प्ले तकनीक यूज की जाती है। कार्यशाला के निष्कर्ष इस सत्र में सामान्यतः क्या किया जाता है? तो मुख्य बिंदुओं की समीक्षा और पुनरावृत्ति की जाती है। कार्यशाला में रूब्रिक का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो ये मूल्यांकन के मानदंड तय करने के लिए किया जाता है। कार्यशाला में प्रमाण पत्र देने का क्या उद्देश्य है? तो ये है सहभागिता की मान्यता देना। सहभागिता की मान्यता देना। कार्यशाला आधारित शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये करके सीखने पर आधारित होता है, कि भाई करो और सीखो। कार्यशाला पद्धति में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो मार्गदर्शक और सहायक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। कार्यशाला किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देती है? मतलब कैसी शिक्षा को बढ़ावा देती है? तो ये देती है सक्रिय और अनुभवात्मक, मतलब खुद अनुभव करो और फिर सीखो। कार्यशाला में समूह कार्य का क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होता है? सहयोग और विचार साझा करना। कार्यशाला पद्धति किस कौशल के विकास में विशेष सहायक होती है? तो कार्यशाला पद्धति किस में विशेष सहायक होती है? व्यवहारिक कौशल में विशेष सहायक होती है। कार्यशाला के दौरान चर्चा का क्या उद्देश्य होता है? तो विचारों का आदान प्रदान करना। कार्यशाला में सहभागिता क्यों आवश्यक मानी जाती है? सक्रिय अधिगम सुनिश्चित करने के लिए। कार्यशाला का प्रभावी संचालन किस पर निर्भर करता है? योजना और सहभागिता पर। पहले योजना बनाओ फिर सहभागी चूज करो। कार्यशाला के अंत में फीडबैक क्यों लिया जाता है? सुधार की संभावनाएं जानने के लिए। ठीक है। कार्यशाला पद्धति की सबसे बड़ा लाभ क्या है?
इसका सबसे बड़ा लाभ है सक्रिय सहभागिता द्वारा व्यवहारिक सीख। अब अपना दूसरा टॉपिक है शब्दकोश। ये देखते हैं, शब्दकोश का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो शब्दों के अर्थ, उच्चारण और प्रयोग जानने हेतु शब्दकोश का यूज किया जाता है। तीसरा, शब्दकोश किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्द के लिए, सिनोनिम्स और एनोनिम्स के लिए। एंटोनिम्स होता है आई थिंक सो। सामान्यतः शब्दकोश में शब्द किस क्रम में दिए जाते हैं? ये है पर्यायवाची और विलोम शब्द का है। सामान्यतः शब्दकोश में शब्द किस क्रम में दिए जाते हैं? तो वर्णानुक्रम में दिए जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। शब्दकोश में एंट्री वर्ड से क्या तात्पर्य है? तो मूल शब्द जिसके अंतर्गत विवरण दिया गया हो, ये एंट्री वर्ड होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट शब्दकोश यानी डिक्शनरी। एटिमोलॉजी शब्दकोश में किस जानकारी से संबंधित होती है? तो यह शब्द की उत्पत्ति और विकास, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ। आईपीआर प्रतीकों का उपयोग शब्दकोश में क्यों किया जाता है? तो शुद्ध उच्चारण बताने हेतु। लर्नर्स डिक्शनरी मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी की जाती है? तो भाषा सीखने वाले छात्रों के लिए। द्विभाषी शब्दकोश की विशेषता क्या होती है? मतलब कि दो भाषाओं में अर्थ दिए होते हैं, द्विभाषी दो भाषा। शब्दकोश में पार्ट ऑफ स्पीच क्यों दी होती है? भाई क्यों दी होती है? शब्द के सही प्रयोग को समझने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच दी गई होती है। कोलोकेशन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यह सामान्यतः साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द कोलोकेशन कहलाते हैं। ऑनलाइन डिक्शनरी की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह है उच्चारण सुनने की सुविधा, कि आप सुन भी सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, जैसे एआई बोलती है ना, तो वो। शब्दकोश में यूजेज लेवल किस बात का संकेत देता है? तो यूजेज लेवल देता है औपचारिक और अनौपचारिक प्रयोग। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी किस कारण लोकप्रिय है? तो सरल परिभाषाएं और उदाहरण के लिए लोकप्रिय है। शब्दकोश में क्रॉस रेफरेंस का क्या उद्देश्य है? तो है संबंधित शब्दों की ओर संकेत करना। सैमुअल जॉनसन का शब्दकोश 1755 में जो बनाया गया था, क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो प्रारंभिक मानक अंग्रेजी शब्दकोशों में से एक था, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब आते हैं स्पेलिंग करेक्शन, वर्तनी अशुद्धि। वर्तनी सुधार में सबसे विश्वसनीय साधन कौन सा माना जाता है? तो यह है शब्दकोशों का प्रयोग, जो सबसे विश्वसनीय माना जाता है। कंफ्यूजेबल वर्ड से तात्पर्य किन शब्दों से है? तो कंफ्यूजेबल वर्ड से क्या तात्पर्य है? तो जिनकी वर्तनीय अर्थ में भ्रम हो, कि भाई कंफर्म नहीं हो, यही जो आंसर इसका। स्पेल बी प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह शुद्ध वर्तनी का अभ्यास करवाते हैं। वर्तनी त्रुटियां प्राय किस कारण अधिक होती है? तो समान ध्वनि वाले शब्द में अधिक होती है। ऑटो करेक्ट तकनीक किस क्षेत्र में आती है? तो ये आती है डिजिटल सहायता उपकरण में। जैसे ऑटो करेक्ट का वो हो जाता है, आप कुछ टाइप करते हो, कुछ टाइप हो जाता है। टाइपो शब्द किस त्रुटि को दर्शाता है? तो टाइपिंग से संबंधित गलती को टाइपो शब्द दर्शाता है। निमोनिक तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्तनी याद रखने के लिए निमोनिक तकनीक का यूज करते हैं। स्पेल चेकर की सबसे बड़ी सीमा क्या है? स्पेल चेकर की सीमा है संदर्भ के अनुसार अर्थ नहीं समझ पाता। वर्तनी सुधार में किस प्रकार सहायक होती है? विजुअल मेमोरी किस प्रकार सहायक होती है? तो शब्दों का दृश्य रूप याद करके। ठीक है, अब शब्द याद नहीं हो रहे हैं तो वो कैसे देखते हैं, ये देखेंगे तो क्या पता याद हो जाए। फोनेटिक स्पेलिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए, इसे फोनेटिक स्पेलिंग कहते हैं। सबसे प्रभावी वर्तनी अभ्यास कौन सा माना जाता है? तो यह है शब्दों को बार बार लिखना, जिससे हम सबसे अच्छी तरीके से स्पेलिंग याद कर पाएंगे। शब्दकोश वर्तनी सुधार में कैसे मदद करता है? तो सही वर्तनी दिखाकर मदद करता है। कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड से बचने का सही तरीका क्या है? तो उदाहरणों से ही अभ्यास करेंगे तो हम कंफ्यूज्ड वर्ड से बच सकेंगे। वर्तनी त्रुटि पहचानने का सबसे सटीक माध्यम कौन सा होता है? तो स्पेल चेकर का प्रयोग। होमोफोन्स में किस प्रकार की गलती अधिक होती है? तो अर्थ और वर्तनी की गलती अधिक होती है होमोफोन्स में। अभी अपना लास्ट टॉपिक है वो है स्पीकिंग स्किल्स। ये अपना लास्ट टॉपिक है। प्रभावी वक्तृत्व वक्तृत्व का मूल आधार क्या माना जाता है? तो ये स्पष्ट अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास। भाषण के दौरान आई कांटेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई आई कांटेक्ट करना क्यों जरूरी है? श्रोताओं में संवाद स्थापित करना। भाषण में पोज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मुख्य बिंदुओं को प्रभावशाली बनाने के लिए पोज का यूज किया जाता है।
पिच में परिवर्तन किस प्रकार से अधिक प्रभावित करता है? जो पिच में चेंज हो जाता है तो श्रोताओं की रुचि बनाने के लिए, जैसे कोई हंसने वाली बात पे अलग पिच में, गंभीर बात में अलग पिच में, भाई ये चीज़ सीरियस है, तो उनकी रुचि बनी रहती है। मंच पर बोलने को भय को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि मंच पे बोलने से डर लगता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ग्लोसोफोबिया के नाम से जाना जाता है। एक सफल वक्ता को सबसे बड़ी पहचान क्या है? भाई सफल वक्ता की, बोलने मतलब वक्ता यानी बोलने वाला, भाषण देने वाला, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? तो श्रोता की समझ के अनुसार बोलना, कि उसे पता होता है श्रोता क्या सुनना चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज वक्तत्व में किस प्रकार सहायक होती है? तो भाव को बिना शब्दों में व्यक्त करने में, कि भाई भावों को बिना शब्द ही व्यक्त कर दिया उसने, भाई बहुत इमोशनल स्पीच दी है, वो रोने लग गया तो इमोशनल हो गई। आर्टी आर्टिकुलेशन का संबंध किससे है? तो स्पष्ट उच्चारण से आर्टिकुलेशन का संबंध है। भाषण में रिपीटेशन का प्रयोग कब किया जाता है? भाषण में रिपीटेशन का यूज कब किया जाता है? महत्वपूर्ण बिंदु को यादगार बनाने के लिए, जैसे कि अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं 2 बार रिपीट कर देती हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इसलिए। टोन मॉड्यूलेशन क्यों आवश्यक है? तो भाव और रुचि बनाए रखने के लिए टोन मॉड्यूलेशन आवश्यक है। एक अच्छा भाषण सामान्यतः किससे प्रारंभ होता है? किससे प्रारंभ होता है? आकर्षक शुरुआत से। क्या आपको पता है कि कल क्या हुआ था? ये एक आकर्षक शुरुआत है। आपको नहीं लग रही होगी बट ये है आकर्षक शुरुआत। वॉइस प्रोजेक्शन का उद्देश्य क्या है? वॉइस प्रोजेक्शन का क्या उद्देश्य है? तो सभी श्रोताओं तक स्पष्ट आवाज पहुंचाना वॉइस प्रोजेक्शन का उद्देश्य है। मिरर प्रैक्टिस किस कौशल को विकसित करती है? अगर आप मिरर में देख के बोलेंगे तो आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो आत्मविश्लेषण और आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं कि भाई मैं बोलते हुए ऐसे दिखता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को समझ आ रहा है, लोग सुन रहे हैं। भाषण में फिलर वर्ड्स का प्रयोग क्यों टालना चाहिए? फिलर वर्ड्स का यूज क्यों नहीं करना चाहिए? स्पष्टता और प्रभाव बनाए रखने के लिए फिलर वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। श्रोताओं को भाषण से जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? भाई श्रोता लोग हैं, उनको भाषण से जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका होता है उदाहरण, प्रश्न और कहानियां। कहानियां सुना के उन्हें मोरल सुना दो, मतलब कि सीख दे दो, या फिर प्रश्न पूछो, बताओ मैंने अभी क्या बताया था, ऐसा करके, या फिर कोई एग्जाम्पल से समझाओ, तुम्हें पता है ये लड़का ऐसा गया था फिर उसके साथ ऐसा हो। तो ये सब श्रोताओं को भाषण से जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये जो भी वीडियो है, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे तो आपको 70 नहीं, 90% चांसेस हैं कि आपकी यही क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 90% चांसेस अगर कम हो गए तो बाकी 10% में से आ गए, मतलब 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ये अच्छे से करके जाइए, 2-3 बार पढ़ के जाइए। और भाई ये आधे घंटे की वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा, आधा घंटा तो आप दे ही सकते हो एक सब्जेक्ट को, बस इतना हार्श चाहिए आपको। और सच बताऊँ ना, इसमें भी बैक लग जाती है लोगों को, भैया सच में बहुत टफ है। ये दिख ही रही है इजी पीजी है, नहीं है। और मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर भी कर दो अगर चाहते हो आपके दोस्त के अच्छे मार्क्स आए तो, प्लीज। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब जो भी है, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड टाटा, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।